आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पता हो कि क्लास 10th में जैसे मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब 11th में आकर के साइंस के अंदर 3 हो जाएगा। तो अब 4 सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब अलग अलग हो जाता है। और फिर केमिस्ट्री के अंदर भी 3 पार्ट हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बोलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग अच्छा, और दूसरा आपको ये बता दें कि एकदम जीरो से शुरू करेंगे। आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हमको बहुत मजा आती है पढ़ाने में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मतलब उनको डर लगा रहता है। तो ऑर्गेनिक तो हमारी फेवरेट है। कोई भी चैप्टर, एक चैप्टर हम साल भर पढ़ा सकते हैं, खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर साल भर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मजा आती है हमको। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 से देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको उसके पहले और दे दें कि 2018 के पहले आईएससी अलग होता था और सीबीएसई अलग होता था। बट 2018 से क्या हो गया है कि आईएससी भी सीबीएसई को ही फॉलो कर रहा है। तो पहले तो दोनों अलग अलग बैठते थे, लेकिन अब दोनों बच्चे साथ ही बैठते हैं। क्लास 10th में दोनों अलग अलग स्टडी करते हैं। दोनों के बैचेस हम अलग अलग चलाते हैं, लेकिन क्लास 11 12th में दोनों के साथ स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि अब सीबीएसई का ही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो अब अगर आप कोर्स कंटेंट देखेंगे तो एनसीईआरटी को ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 है। और उस चैप्टर को देखिए तो उस चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और फिर आपको डर ना लगे तो एक्चुअली दीज आर 4 चैप्टर्स। कुछ चैप्टर पहले क्लास 12 के थे, उसको उठा के 11th में डाल दिया। अब वो तो खैर काउंसिल का काम, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसे देखिए तो पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर पार्ट ए की बात करें हम लोग तो पार्ट ए में आएगा क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर। मतलब उसके अंदर भी देखिए 2 पार्ट है। उसको भी हमने पार्ट ए के अंदर फर्स्ट पार्ट कर दिया क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, और सेकंड पार्ट आइसोमेरिज्म कर दिया। तो पहले क्या था? नॉमेनक्लेचर मतलब आईपीसी नॉमेनक्लेचर, ये क्लास 11th में होता था, आज भी क्लास 11th में है। आइसोमेरिज्म पहले क्लास 12th में होता था, एक अलग से चैप्टर था आइसोमेरिज्म का, उसको उठा के 11th में डाल दिया। फिर पार्ट बी में हम लोग आते हैं, तो पार्ट बी के अंदर फिर 2 पार्ट आ जाएगा। एक तो आ गया एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप एस्टिमेशन स्टडी करते हैं, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो सब डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर उसके सेकंड पार्ट में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म पहले क्लास 12th में होता था, वो उसको उठा करके यहाँ पे कर दिया, 11th पे कर दिया। तो अब ऐसे देखिए तो कायदे से टोटल 4 चैप्टर हैं, और आपको डर ना लगे इसीलिए उठा करके धीरे से सीबीएसई ने क्या किया, एक चैप्टर कर दिया, और चैप्टर का नाम रखा सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और इसी को देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन हो, इसी को जीओसी भी कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि जैसे जो बच्चे नीट और उसकी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इसी को जीओसी के नाम से जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है। आप बुक में देखेंगे तो जीओसी नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में जीओसी के नाम से कोई चैप्टर नहीं। लेकिन सब कोचिंग वाले यही वर्ड यूज करते हैं कि क्या चल रहा है, तो जीओसी चल रहा है। तो जीओसी का मतलब आपको पता लगे, उसी को क्या बोलते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें 4 चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब तो समझ में आ रहा होगा 4 चीजें क्या क्या स्टडी करते हैं। मतलब सिंपल सा कंपाउंड क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, फिर आईपीसी नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं, फिर उसमें एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है। तो हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे। वो रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक तो बच्चों को क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चों से बात करके पढ़ाते थे, पहली बार कैमरे के सामने पढ़ाने जा रहे हैं। तो अभी सभी इंसान हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें क्या ना बोलें, कैमरे को देख करके कैसे पढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। तो आपको खाली बस एक काम करना है, आपको वीडियो अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप इसको लाइक जरूर करिएगा और अच्छा सा कमेंट लिखिएगा। झूठी लीदी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो हमको सुनने में देखने में अच्छा लगेगा और पढ़ाने का मन करेगा। क्योंकि देखिए क्या कहा जाता है कि क्लास में भी कभी कभी ये बात होती है, जिंदगी में हमको ये सिखाया जाता है कि नहीं, झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और हम बच्चों से क्लास में क्या कहते हैं कि नहीं, फॉल्स होप
इज मच बेटर देन नो होप। अगर आप थॉमस एडिसन का नाम सब लोग जानते हैं ना, थॉमस एडिसन छोटा था और उसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी। डिस्लेक्सिया वर्ड आप जानते होंगे, तारे जमीन पे मूवी आई थी उसमें भी यही दिखाया था ना कि ब्रेन क्या करता है उसमें उतनी जल्दी वो इमेजेस नहीं बना पाता था, कि जैसे टीचर कुछ बोलता था तो वो उतनी जल्दी उसको रिलेट नहीं कर पाता था। तो टीचर को लगा कि ये तो एकदम बेकार बच्चा है, तो मदर को बुलाया है, थॉमस एडिसन की मम्मी को बुलाया है और उसके बाद लेटर दिया है कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, आप इसको किसी और स्कूल में डाल दीजिए। तो वो लेटर लेकर के और घर गए हैं, तो घर पे थॉमस एडिसन ने मम्मी से पूछा कि मम्मी सर ने क्या कहा। तो जानते मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि बेटा सर ने कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, इतना टैलेंटेड हो कि हम जो टीचर हैं हम इनकी प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप इसको किसी और अच्छे टीचर के पास ले जाइए। तो थॉमस एडिसन को लगा कि यार अच्छा हम बहुत टैलेंटेड हैं, तो फिर उसकी सेल्फ इमेज चेंज हो गई। और फिर आप जानते हैं कि कितना बड़ा साइंटिस्ट बना है। मतलब हमको तो ये अच्छा लगता है कि थॉमस एडिसन के फादर जानते हैं सब्जी बेचते थे ठेले पे, और थॉमस एडिसन के जो बच्चे हैं वो यूएस प्रेसिडेंट के बच्चों के साथ खेलते थे। तो एक जनरेशन में देखिए कितना चेंज कर लिया। ये कहा जाता है ना कि इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ तो सर्कमस्टेंसेस डू नॉट काउंट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती अगर अपने अंदर सपने होते हैं तो वही अगर थॉमस एडिसन को फिर जानते, जब थॉमस एडिसन की मदर की डेथ हो गई तो फिर वो लेटर थॉमस एडिसन के हाथ में लग गया, तो उसमें जब देखा तो थॉमस एडिसन रो पड़ा। उसमें वही बात साफ साफ लिखी थी कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है और इसको हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन अब सच्चाई देखिए, माँ ने अगर उसमें सच्चाई बता दी होती तो क्या थॉमस एडिसन आज इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। हम भी इंसान है, हमें भी अप्रिसिएशन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप एक काम और भी करिएगा कि वीडियो के साथ साथ एक नोटबुक साथ में जरूर लिखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा। तो पहला टॉपिक आप कॉपी, अगर कॉपी पेन नहीं तो इसको पॉज करके जाइए, कॉपी पेन ले करके आइए और पहला टॉपिक स्टार्ट करिए, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए हम लोगों ने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया वो वाइटल फोर्स थ्योरी से शुरू किया। वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस का नाम सुना होगा आपने। बर्जीलियस क्लास 9th में अगर आप रिकॉल कर सके, जिसने हमको एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए थे। बर्जीलियस ने, जे बर्जीलियस पूरा नाम था, उन्होंने हमको वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था 1803 में। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 1800 भी कर सकते हैं बोलने के लिए। इस थ्योरी का मतलब क्या था? वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप ऐसे देखिए, ऑर्गेनिक वर्ड डिराइव किया था वर्ड ऑर्गेनो से। ऑर्गेनो का मतलब था प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहले ये मान के चलते थे कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग कोई कंपाउंड नहीं बनाते, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाता है? गॉड बनाता है। उसी को हम लोग वाइटल फोर्स कहते थे। वो दैट वाज रिलेटेड टू गॉड, दैट वाज रिलेटेड टू नेचर, आप कुछ भी कह दीजिए, मतलब मान के चलते थे कि कोई ऐसी सुपर पावर होती है जो सारा कंपाउंड बनाती है, हम लोग कोई कंपाउंड नहीं बनाते। तो सुपर पावर में दो ही चीजें आती थी, या तो प्लांट्स को ले लें या एनिमल्स को ले लें। तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो यही कहती थी कि वी कैन नॉट प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते हैं, सारे कंपाउंड कौन बनाता है? नेचर बनाता है। और फिर देखिए इन्हीं का स्टूडेंट था फ्रेडरिक होलर नाम था, शॉर्ट में हर जगह होलर के नाम से आपको मिल जाएगा, नेट पे खाली होलर डालिए, WHOLER। मजेदार बात क्या लगती है कि बर्जीलियस का ही स्टूडेंट था होलर। मेरे से रहा नहीं जाता है 16 इयर्स की एज पे, भाई यही तो एज आपकी होगी इस समय, 15-16 साल का बच्चा होता है जब क्लास 11th में होता है। 16 इयर्स की एज में होलर ने क्या किया कि इनकी थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। कैसे गलत प्रूफ कर दिया? इसने हमको, देखिए ये कौन सा कंपाउंड है? NH2, या वो रिएक्शन ही आपको लिख के दिखाते हैं। जब अमोनियम साइनेट को हीटअप किया, अमोनियम साइनेट को हीटअप किया इन्होंने, NH4CNO, NH4CNO इसको हीटअप किया और ये कंपाउंड बना दिया NH2CONH2, यूरिया बना दिया। और इसको बनाया कब?
इसको बनाया 1828 में। ये ईयर वाइज करते चलते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी राउंड ऑफ करके 1803 था, उसी को हम लोगों ने 1800 कर दिया। इसको राउंड ऑफ करके 1830 बोल सकते हैं। तो रफली देखिए 30 इयर्स तक वो थ्योरी चल रही थी। कौन सी थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी, कि हम लोग कंपाउंड नहीं बनाते हैं, सारे कंपाउंड कौन बनाता है? तो गॉड बनाता है। और फ्रेडरिक होलर ने क्या किया? फ्रेडरिक होलर ने, देखिए हमको मजेदार चीज क्या लगती है कि जब हमसे आपसे पूछा जाए कि आप जब क्लास 10th में होते हैं, 11th में होते हैं, तो यही एज रहती है, आपसे क्वेश्चन करें कि आपको क्या लगता है अपने बारे में, कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं, तो आपको लगता है कि हम तो अभी बहुत छोटे हैं ना। हम तो ये कहते हैं कि आप ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं, आप वही होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। कोई 16 साल में इतना बड़ा काम कर दे रहा है कि आज कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े पूरे वर्ल्ड में, तो बिना फ्रेडरिक होलर के, ये कहते हैं कि अगर फ्रेडरिक होलर ना होता, तो हम क्लास से पूछते हैं कि अगर फ्रेडरिक होलर ना होता तो अच्छी बात थी, बुरी बात थी? कई बच्चे कहते बहुत अच्छी बात थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पढ़नी पड़ती। इसी की वजह से पूरी ब्रांच हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब देखिए जरा क्वेश्चन हमको इस तरह से लर्न करना है। अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, आईएएस की प्रिपरेशन करेगा, तो एक पेपर वहां पे जीएस का भी होता है ना, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। जनरल स्टडीज में फिर से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंट्स, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो ये वहां पे जीएस का भी, जीएस में भी ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने दिया था, तो इसको भी आप लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज गिवन बाय होलर, पूरा नाम था फ्रेडरिक होलर। कब दिया था? तो 1828 में दिया था। और इसकी वजह से क्या हो गया? तो देखिए 3 चीजें हुई थी। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो यह है कि दिस वाज द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला रिएक्शन ये था। क्या था? अमोनियम साइनेट को हीटअप करके क्या बन गया? यूरिया बन गया। और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन in the organic chemistry. Number 1, this was the first reaction in which any inorganic compound, ये inorganic था, in which any inorganic compound was converted into organic compound। क्योंकि normally ऐसा नहीं होता है, normally organic से organic बनेगा, inorganic से inorganic बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन में क्या था? ये inorganic compound था और इसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने organic compound में। तो एक क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया कि फर्स्ट organic compound prepared in the lab, ये कॉपी में नोट करिए अपने, फर्स्ट organic compound prepared in the lab यूरिया, और आगे लिखे होलर 1828। फिर आगे लिखिए सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3COOH एसिटिक एसिड। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब, इट वाज एसिटिक एसिड। किसने बनाया था? KOLBE, एच कोल्बे पूरा नाम था, शॉर्ट में हम लोग खाली कोल्बे लिखते हैं। कब बनाया था? तो इट वाज 1845। अब जरा देखिएगा, ये कंपाउंड बना 28 में, उसी को राउंड ऑफ करके 30 बोल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 साल के बाद सेकेंड कंपाउंड। इतने दिनों तक खाली एक ही कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फिर थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड कंपाउंड वाज मीथेन, जो हम लोगों ने बनाया था। किसने बनाया था? बर्थलॉट ने बनाया था, BERTHELOT। कब बनाया था? 1856 में बनाया था। अब मजेदार चीज क्या है? फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड है, देयर इज नो फोर्थ कंपाउंड। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आने में, देखिएगा इसको राउंड ऑफ करके 60 अगर हम लोग कर लें तो बोलने में हो जाएगा ना कि यहां से यहां तक आने में अप्रोक्सीमेटली हमको कितना? 60 इयर्स लगे हैं। 60 इयर्स किस चीज में? ये बिलीव होने में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। ये कहा जाता है कि बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है, जल्दीबाजी मत किया करिए। इस थ्योरी को गलत प्रूफ करने में, कि वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना नहीं सकते। इस थ्योरी को प्रूफ करने में, गलत प्रूफ करने में कितना? 60 इयर्स लगा है। 60 इयर्स के बाद अब हम लोगों ने, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये हो गया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। अब उसके बाद देयर इज नो फोर्थ कंपाउंड, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फोर्थ कंपाउंड्स, बहुत सारे फोर्थ कंपाउंड हैं। अब जब बहुत सारे कंपाउंड हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब नॉमेनक्लेचर की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग थी। किसी ने कंपाउंड चाइना में बना दिया, तो अब वहां पे पूछा कि भाई क्या बनाया आपने, तो बोले चिंग चुंग चियांग। अब चिंग चुंग चियांग क्या होता है पता नहीं, बाद में पता लगा वो तो एसिटिक एसिड होता है। एक ऐसे देख रहे थे, बहुत मजेदार है, बर्मा इज अ कंट्री ना,
वहां पे वहां के प्रेसिडेंट का नाम देख रहे हैं तो लिखा था कि मांग मांग खाओ, ये उनका नाम था, मांग मांग खाओ। तो हमको लगा यार अगर नाम ही इनका ऐसा है तो फिर तो कंट्री का क्या हालत होगा। चलिए वो तो नॉमेनक्लेचर की बात होगी। हम ये कहना चाह रहे थे कि अब हर कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग है, तो एक लैंग्वेज बनाए जिससे सबको पता लग जाए कि किस कंपाउंड की बात हो रही है। तो फिर उस लैंग्वेज का क्या नाम था? उस लैंग्वेज का नाम था IUPAC। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोगों ने देखिए कहां तक पहुंच गए थे। फर्स्ट कंपाउंड ईयर वाइज आप लर्न करेगा। फर्स्ट कंपाउंड किसने दिया? फ्रेडरिक होलर 1828। कौन सा कंपाउंड? यूरिया दिया। फिर सेकंड कंपाउंड क्या मिला? सेकंड कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब, इट वाज एसिटिक एसिड। किसने बनाया? कोल्बे ने बनाया। कब बनाया? 1845। थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, इट वाज बर्थलॉट। कब बनाया? 1856। अब 1856 को ही राउंड ऑफ करके अगर हम लोग 1860 कह दें, 1860 से लेकर के और 1960 में हम लोगों ने आईपीसी नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया। देखिए कितना हो गया? 100 इयर्स हो गए। आईपीसी रूल को बनाने में जो अभी हम लोग एक हफ्ते पढ़ करके एक्सपर्ट हो जाते हैं, अब चैलेंज करते हैं कि युगी में द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हम लगा लेंगे, उसको बनाने में कितना 100 इयर्स लगे हैं। तो बहुत सारे आईपीसी रूल्स हैं, है ना, रफली आपके दिमाग में आ जाए कि आईपीसी रूल बनाने में कितना 100 इयर्स लगे हैं। फिर वापस आते हैं, मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, इस पर तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये आप लर्न करते हुए चलिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर अगली हेडिंग करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। सेकंड हेडिंग करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के अंदर देखिए कितने टॉपिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के अंदर, उसके अंदर देखिए कितने टॉपिक हैं। तो पहला वैलेंसी हम लोग को स्टडी करना है, उसका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड स्टडी करना है, और फिर कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन स्टडी करना है। ये 3 टॉपिक हम लोग को स्टडी करने हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करिए वैलेंसी से। उसमें एक सेंटेंस नोट करिए वैलेंसी के लिए। लिखिए कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और देखिए इस सेंटेंस से कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। इट इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ द वैलेंसी ऑफ एनी कार्बन, जितने भी कार्बन हैं सारे कार्बन की बात हो रही, इफ द वैलेंसी ऑफ एनी कार्बन is not 4, it is any valency other than 4, the entire compound is supposed to be wrong। जितने भी कार्बन होते हैं किसी भी कंपाउंड में, उन सारे कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? तो 4 होनी चाहिए। अब इसी को चेक करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दें कि ये जो शीट है, ये इस शीट को आप देखिएगा तो इसका नाम है डेली असाइनमेंट। ये शीट आपको मोबाइल ऐप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये डेली असाइनमेंट, इसमें क्या है कि पहली चीज तो ये कि किस ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, सारे टॉपिक वाइज इसमें दिए हैं, तो आपको पहले से पता रहेगा कि अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ाने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। और इसमें क्वेश्चंस खूब सारे हैं, ये देखिए ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसी में क्वेश्चन भी आपको खूब मिल जाएंगे। तो यहां से देखिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। और जब इसको आप मोबाइल ऐप जब इंस्टॉल करेंगे तो वहीं पर एक चीज आपको और दिखाई पड़ेगी, एक शीट आपको ये दिखाई पड़ेगी 3 to be free। शीट आपको दिखाई पड़ेगी 3 to be free, ये इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 to be free का मतलब क्या था? तो 3 to be free में क्या है, 3 चीजें हमको करनी है। क्या करना है? RRQ करना है। ये क्या होता है? तो रिवाइज करना है, रीडिंग करना है, और 3 क्वेश्चंस लगाने हैं। 3 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 3 क्वेश्चन मिनिमम लगाने हैं। और किसके लिए किया है? तो ये इसको जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो इसमें देखिए हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैंने तो 4 का बनाया है। जिस चीज के लिए आप बनाना चाहते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चीजें रखी हैं कि डेली का हमको क्या करना है। ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो
अभी जिस चीज की आदत नहीं है, विनर्स और लूजर्स में कहते हैं तो किस चीज का डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस खाली हैबिट्स का डिफरेंस होता है। और ये कहते हैं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू, पहले आप आदतें बनाते हैं और फिर आदतें आपको बनाती है। फिर देखिए हैबिट कैसे बनती है, तो हैबिट बनाने के लिए कहा जाता है इफ यू रिपीट एन एक्ट गुड और बैड फॉर 21 days इट विल बिकम योर हैबिट। कोई चीज आप जब कंटिन्यूअस करते हैं 21 days तक, ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है, पता नहीं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप 21 days तक कोई भी हैबिट आप रिपीट करते हैं तो वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है कि एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट इट इज अ हैबिट। लोगों को लगता है ना कि वो बहुत ही लकी है, नहीं, लकी सब होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। भाई यही तो डिफरेंस होता है विनर्स और लूजर्स में। ये कहा जाता है कि जो ज्यादातर लोग की करने मन नहीं होता है, ज्यादातर लोग का पढ़ाई तब करते हैं जब एग्जाम पास में होता है, और कुछ लोग पढ़ाई रोज ऐसे करते हैं कि कल उनका एग्जाम होने वाला है। तो वही कहा है कि ये कहना, ये मत कहिए कि बहुत ही लकी है, आप भी लकी हो सकते हैं, हार्डवर्क करना शुरू करिए। तो अब से आज से एक नई आदत बनाना है। क्या आदत बनानी है, तो हमें RRQ करना है। ये क्या करना है, पहले R का मतलब है, ये शीट आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सब आपको वहां से मिल जाएगा। पहला क्या करना है कि आज का लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आज आप पढ़ते हैं, सोने के पहले एक बार उसको रिवाइज जरूर करेंगे। दूसरे R का मतलब क्या है, रीडिंग। अभी तो आज पहला दिन था तो आपको पता नहीं था कि कौन सा टॉपिक होने वाला है। अब अगले टर्न से आपको ये जब शीट आप डाउनलोड कर लेंगे, ये डिग्री असाइनमेंट वाली, तो आपको पता लगेगा अगले टर्न पे हम कौन सा टॉपिक लेने वाले, उसी ऑर्डर में आप उसकी पहले से क्या करेंगे, रीडिंग करके बैठेंगे। और फिर हम लोग आज से एक काम ये शुरू करेंगे, क्यू का मतलब है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करेंगे, मिनिमम 3 क्वेश्चंस, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम 3 क्वेश्चंस। हमको नहीं पता है कि आपके कितने बड़े सपने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन हम लोग रोज बिना करे सोएंगे नहीं। अब देखिए जरा एक काम और भी करिएगा, इस शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकाल करके किसी घर में ऐसी जगह पे लगा दीजिए जो सबको दिखाई पड़े। मम्मी को बता दीजिए, पापा को बता दीजिए, भाई को, सबको बता दीजिए कि आज से मैंने क्या डिसीजन लिया है कि हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में हम 3-3 क्वेश्चन रोज करेंगे। और फिर हमने इसमें क्या किया है, अगर क्वेश्चन हो जाता है तो ये डन का कॉलम है, उस पर आप ऐसे टिक कर दीजिएगा। और अगर किसी रीजन से आज बर्थडे था आपका, नहीं हो पाया, तो फिर उसी के आगे मैंने ये लिखा YTD, क्या मतलब है, येट टू बी डन, इस पे टिक कर दीजिएगा। आज अगर नहीं हो पाया तो मैंने इसका ऑप्शन नहीं रखा है, नो का ऑप्शन नहीं रखा, तो कल फिर आप 6 क्वेश्चन करिएगा। 3 रोज करने थे ना, अगर नहीं हो पाया किसी रीजन से तो कल 6 करिएगा। जानते हैं जब आप इस पे टिक करेंगे ना, एक दिन टिक किया, अगले दिन फिर टिक किया, अगले दिन जब आप टिक करके लेटोगे ना, तो पता नहीं, शायद नींद ही नहीं आएगी, लगेगा नहीं यार हम जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यही तो कहा जाता है कि आप अगर इफ यू डू नॉट प्लान योर डे देन समवन एल्स विल प्लान योर डे। अगर आपकी जिंदगी में अपने कोई सपने नहीं हैं तो किसी दूसरे के सपने का हिस्सा बन जाएंगे और जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करेंगे। तो ज्यादा अच्छा है कि अपना सपना बना लीजिए। सपना क्या बनाना है कि जैसे जो कुछ भी आपको करना है, सिंपल सा हमें क्या करना है, फोकस होकर के करना। अभी हमने क्या कहा कि एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट इट इज अ हैबिट। जितने भी अचीवर्स होते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आता है वो मेहनत करते हैं और हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो 3 चीजें ये करना है, एक छोटी सी हैबिट बनाना है। ये कहा जाता है कि जो अचीवर्स होते हैं, जो ग्रेट अचीवर्स होते हैं, यू डू नॉट रिक्वायर टू डू ग्रेट थिंग्स। आपको क्या करना है, यू हैव टू डू वेरी स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ग्रेट वे क्या होता है, देखने में लगेगा यार 3 ही क्वेश्चन तो लगाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, डेली लगाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, 3 क्वेश्चन आपको डेली लगाना है। उन क्वेश्चंस के लिए जब आप ये देखें ना, जब आप ये डन किया, फिर आपने डन किया, फिर आपने डन किया, तो
तो एक तो जब आप डेली ऐसे आगे इसमें कॉलम में डेट लिखी हुई है ना, तो हर डेट पे जब आप डन पे आप टिक करोगे ऐसे ना, तो रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। और सोते समय आप क्या करिए, सोने का एक तरीका और भी आज से स्टार्ट करिए। हम कुछ नहीं, हम खाली नई नई हैबिट्स बनाने की बात कर रहे हैं कि आपको अगर सक्सेस अचीव करनी है तो हैबिट्स चेंज करते हैं। अभी हमने कहा था ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। भाई आप में विनर्स और लूजर्स में खाली हैबिट्स का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हैबिट क्या बनानी है कि सोने के पहले वो गाना सुन के नहीं सोना है। अब सोने के पहले क्या सोने का तरीका हमारा ये था, जो भी आज सब्जेक्ट हमने स्टडी किया था, आज हमने केमिस्ट्री स्टडी किया तो आंख बंद किया, हम बेड पे हैं, आंख बंद किया हमने और क्या किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फेडिकोलर यूरिया 1828, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल्बे एस्टिक एसिड 1845, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन बर्थलॉट 1856। गुड नाइट। ऐसे करके सो जाइए आप। अब जब आप सो जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड आपका रात भर काम करता रहता है और फिर क्या करें, वो चीज आपकी मेमोरी में परमानेंटली चला जाएगा। तो इस तरह से सोने की हैबिट बनाइए कि जो कुछ भी आपने स्टडी किया उसी को रिकॉल करते करते सो जाइए, ठीक है। और फिर अगले टर्न पे जब हम लोग यहाँ पे वीडियो देखेगा उसके पहले आप रीडिंग जरूर कर लीजिएगा और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये होगा कि आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो आज आपको केमिस्ट्री की क्वेश्चन लगाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बुक्स दिखाते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पे आपके पास ये होनी चाहिए, नहीं है तो प्लीज आज जाके इसको परचेज कर लीजिए। एनसीईआरटी है, बहुत ही मतलब एक हिसाब से कुछ पैसा लगता ही नहीं, इतनी सस्ती किताब रहती है। बट कि 11th के लिए या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई करना, जेई क्वालिफाई करना है, तो इसको आपको लेना ही लेना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करिए। फिर देखिए जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, कुछ स्कूल में रिकमेंडेड भी रहती है, एबीसी केमिस्ट्री है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में इसकी है। जैसे एक चैप्टर भी फिजिकल में आप लोग को पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसे तो जब थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ाया था तो कई बुक से मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन जब इसकी लैंग्वेज हमने देखा तो समझ आया कि थर्मोडायनेमिक्स कहते किसको हैं। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इससे भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर देखिए सीबीएसई की ही एक बुक ये है जिसको प्रदीप केमिस्ट्री कहा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन लगाइए आप। फिर जो आईएससी के बच्चे हैं उनको देखिए पूरे इंडिया में ये बुक रिकमेंडेड है करीब एचसी श्रीवास्तव, जिसको नूतन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, इससे क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। फिर देखिए बहुत पहले ये किताब चलती थी, अभी भी कहीं कहीं पर है, और ये जो राइटर है ये पंजाब के राइटर हैं। एक दिन बस पहले इसको भी हम क्लास में कराते थे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। इसका जो केएल चुग इनका नाम है, देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है केएल चुग, बढ़िया नाम है ना। बस कुछ इस पे बुक में फोन नंबर दिया हुआ था, तो मैंने ऐसे फोन घुमा दिया तो सर से बात भी हो गई। तो हमको बिलीव नहीं हो रहा था इतने बड़े राइटर से हमारी बात हो रही है, लेकिन उसका बहुत अच्छे हम लोग फ्रेंड हो गए। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये देखिए इसको तो मैं प्रणाम करता हूं, ये एमसीक्यू केमिस्ट्री, नामी एमसीक्यू केमिस्ट्री है। कभी आप देखिए, अब तो आप थोड़ा बड़े हो रहे हैं, जब किताब लेना होगा ना तो उसका पब्लिशर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये लोगो देखिए पेंगुइन बनी हुई है, जानते हैं किसका लोगो है? एक पब्लिशर है भारती होवन। जैसे आपने देखा होगा ना कि सोनी पे अगर सोनी की स्टैंप लगी किसी चीज पे तो आप आंख बंद करके उसको ले सकते हैं ना, ये नहीं होगा कि लाओ देख ले, पता नहीं घर पे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो किताब पे अगर पेंगुइन ये बना हुआ भारती भुवन की स्टैंप लगी है तो आंख बंद करके आप परचेज कर सकते हैं। इतना टेस्टिंग करने के बाद ही मार्केट में लेके आते हैं। इन्होंने सबसे बढ़िया बात इसमें क्या लगती है, इन्होंने सारे क्वेश्चन से, मतलब जैसे बुक्स में आप देखिए तो क्वेश्चन में जेई लिखा रहता है, नेट लिखा रहता है, तो 11-12 का बच्चा क्या होता है, उसको लगता है अभी तो हम 11th में हैं, हमसे जेई का क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन से रेफरेंसेस सारे हटा दिए, क्वेश्चन सारे कंपटीशन के हैं, लेकिन इससे रेफरेंस हटा दिया तो बच्चा क्या होता है, अब एफर्ट करेगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें अंदर, इसको कीजिएगा। फिर आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एंट्रेंस केमिस्ट्री, ये भी देखिए, ये पेंगुइन अभी दिखाया था हमने, यही भारती भुवन की है। बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, इससे भी आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज हैं, इसमें से करना शुरू करिए। फिर ये देखिए पी बहादुर राइटर का नाम है, ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाई पी बहादुर।
आप क्वेश्चन करते करते परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप क्वेश्चन करना तो शुरू करिए। हाँ, सारी किताब नहीं लेना है आपको, जो किताब इसमें से कुछ तो ऐसी होगी कि आपके स्कूल पर रिकमेंडेड होगी, किसी एक बुक से आप करना शुरू करें। जैसे आईएससी वाले हैं तो उनके लिए ये वाली बुक, इसी को लेकर के आप करना शुरू कर दीजिए। फिर जब ये खत्म हो जाता है, मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप पैसा मैनेज कर सकते हैं तो इसको ले लीजिए, नहीं तो आप बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को जो मोबाइल नंबर है 9415614115 उस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम क्वेश्चंस आपको खुद ही सेंड कर देंगे सारी बुक की। तो सारी किताबें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पी बहादुर, ये ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, इससे आप क्वेश्चन करिए। फिर ये देखिए ओपी टंडन, थ्योरी के लिए बहुत अच्छी बुक है, ओपी टंडन इनका नाम है, ये 2 पार्ट में आती है, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर ये देखिए जिन बच्चों को ये 11-12 के लिए हैं, ये स्पेशली नीट और जेई के लिए, और खास करके नीट के लिए, ये नाम इसका है दिनेश केमिस्ट्री। इनमें 3 पार्ट में ये किताब है, खाली इसमें थ्योरी 0 है। ये 3 किताबें हैं खाली क्वेश्चन करने के लिए है, खाली एमसीक्यूज हैं इन तीनों किताबों में। और इसमें सबसे बढ़िया बात मेरे को क्या लगती है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए। ज्यादातर जैसे आपकी जो किताबें हैं उनमें क्या रहता है, क्वेश्चन दिया रहेगा और लास्ट में खाली आंसर दिया, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही एस्ट्रिक बना दिया और उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको सॉल्यूशन के साथ में दे दिया। तो इससे आप क्वेश्चन करिए। ये हमारी बहुत ही मतलब फेवरेट किताब है, केमिस्ट्री बाई ओपी अग्रवाल। इसलिए फेवरेट किताब है, ये एकदम 0 से शुरू होती है, क्योंकि अभी जैसे अभी तो नहीं है, जब फिजिकल हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो एक बुक आपको रिकमेंड करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, वो डॉक्टर आर सी मुखर्जी। उसमें वो बुक ऐसी है जो ये मान के चलते हैं कि इस बार आपको आईआईटी सिलेक्शन होना ही होना है। तो अभी इसलिए शुरू में उसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपको डिप्रेस हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो पाएगा, तो उस किताब का नाम ही नहीं ले रहे हैं अभी हम। जब उस लेवल पे आ जाए तो उस किताब का नाम लेंगे। इसको कोई बच्चा स्टार्ट कर सकता है, क्यों? जैसे एक एक चैप्टर लिया, एक एक चैप्टर में 2-2, 3-3 से क्वेश्चंस हैं, और इन्होंने एकदम 0 से स्टार्ट किया। अभी जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो इससे भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और नाम बता देंगे, इस क्वेश्चन को मैंने यहां से लिया, इस किताब से लिया है। तो सबसे बढ़िया बात क्या इसमें लग रही है कि एकदम सिंपल से स्टार्ट करके धीरे धीरे इन्होंने टफ किया, और क्वेश्चन खूब ढेर सारे हैं, इससे क्वेश्चन लगाने शुरू करिए। उसके बाद फिर ये तो क्वेश्चंस की बात हो गई, अब उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लें। जिस दिन आपको लगे हाँ यार केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मजेदार है, इसको और पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको किताब हम दिखा रहे हैं, राइटर का नाम है I.L. फिनार। ये दिस इज ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 वॉल्यूम्स। खाली जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट थे ना, तो ये खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट में है, और ये दिस इज द अल्टीमेट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बहुत अच्छा जैसे अगर आप हम लोग स्टडी करेंगे 10th में, आपको पता होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर किसने दिया था, केकुले ने दिया था। तो इन्होंने ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज बना के दिया हुआ है कि आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। फिर एक किताब जो बहुत ही गजब की किताब है, ये देखिए, 2 राइटर हैं बट जनरली इसको मोरसन बॉयड कहा जाता है। इन्होंने भी बहुत मतलब दिस इज ऑल्सो द अल्टीमेट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से हमको ये पता लगा था, इन्होंने एक चैप्टर खाली सॉल्वेंट पे दिया हुआ है। सॉल्वेंट देखिए आगे हम लोग स्टडी करेंगे, 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटिक का मतलब क्या हो गया, जो सॉल्वेंट प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H+ प्रोड्यूस करेगा उसको प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ईथर को अगर पानी में डाल दे तो H+ नहीं प्रोड्यूस करता, इट इज कॉल्ड अप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी जो हम लोग इसी चैप्टर में रिएक्शन मैकेनिज्म में आएंगे तो वहां पर SN1 SN2 स्टडी करेंगे, तो वहां पर आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। एक चैप्टर इन्होंने बहुत अच्छा दिया है केवल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे। जब रिएक्शन मैकेनिज्म पे आएंगे तो पता लगेगा आपको को 3 तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोनियम आयन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल। तो खाली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे ही एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब आप देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, इस किताब को पढ़िएगा। और फिर एक किताब और है, हालांकि ये किताब तो बीएससी में चलती है, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम सिंपल लैंग्वेज, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको लगे नहीं हमको बीएससी तो करनी नहीं है लेकिन हमको केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इन्होंने क्या किया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके दे दिया। राइटर का नाम है बहल एंड बहल। तो इससे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, और हम जब भी क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लास में बता देंगे कि किस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन मिनिमम हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली। हर वीडियो में हम लोग मिनिमम 3 क्वेश्चन भी, थ्योरी तो चलेगी, क्योंकि हमको एक चीज आपको ये बताना है
कि ज्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, बोर्ड लेवल पे 90 प्लस मार्क्स लाना मेरी जिम्मेदारी है, बस खाली आप जो जो हम कहते हैं वो मेरे साथ साथ करते चलिए, 90 प्लस आपका आएगा। क्योंकि आप देखिए, हमको पढ़ाते हुए मैंने 92 से पढ़ाना शुरू किया है और 28 ईयर्स हो चुके पढ़ाने में। अभी तो बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पता नहीं, बहुत सारे बच्चे सेटल हो चुके हैं। तो अब खाली करते 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 अभी तो ये हो गया कि जो बच्चे अभी पिछले साल क्लास 9 में एक लड़की आई थी तो उसने आके कहा कि सर हम आपसे पढ़ चुके हैं, अब ये मेरी लड़की है जो 9th में आ गई है। तो अब जिनको मैंने पढ़ाया तो उनके बच्चे भी अब पढ़ने आ रहे हैं। तो बहुत दिन पढ़ाते हो गया, कॉमा फुल स्टॉप सब रट चुका है, ठीक है। लेकिन आज भी हमारी पढ़ने की आदत है, हम आपके साथ में जो हम करते वही आपसे भी करने के लिए कह रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लेक्चर लेने के पहले हम स्टडी करके ना आए, डायरेक्टली कभी क्लास में नहीं आते। वही हम आपसे भी कह रहे हैं कि रीडिंग करके क्लास में आया करिए। अभी तो आज पहला दिन था तो आपको आइडिया नहीं होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब अगले टर्न से आपको आइडिया लग जाएगा, वो डेली असाइनमेंट और डाउनलोड कर लीजिए और टॉपिक आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग हर वीडियो में मिनिमम 3-3 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए और उसी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये शीट के अंदर। ये पहला क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप वहां से देख सकते हैं, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कंपाउंड दिए हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाना है और करेक्ट आईपीसी नेम करना है और फिर ये चेक करना है कि किस कार्बन की वैलेंसी सही है, किसकी गलत है। पहला कंपाउंड देखिए, ये है 1-मिथाइल पेंटेन। 1-मिथाइल पेंटेन, 1-मिथाइल पेंटेन जो कंपाउंड है, पेंटेन तो समझ आ रहा होगा 5 से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 कार्बन ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5। इन्होंने कहा 1-मिथाइल पेंटेन, तो 1 पे मिथाइल लगा दीजिए, तो हमने CH3 लगा दिया। और फिर ऐसे देखिए, जैसे ही ये चेन की प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी कार्बन चेन में, जब अभी आईपीसी नोमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वेरी फर्स्ट रूल ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर इज लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम लोग बनाते हैं और चेन की प्रॉपर्टी क्या है कि चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, चेन जिगजैग भी हो सकती है। जैसे ही आपने ये कार्बन यहां पे लगाया तो ये वाला कार्बन तो चेन के अंदर इंक्लूड हो गया। हाँ, अगर जब चेन बनाते हैं तो चेन इज, रिमेंबर, चेन इज ऑलवेज मेड ऑफ कार्बन एटम्स। अगर इसके बीच में कोई भी दूसरा एटम आ गया, जैसे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया यहां पे, तो अब ये चेन ब्रेक हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं था तो हम पूछे कितने कार्बन है, तो आप बोलेंगे देयर आर 4 कार्बन्स, क्योंकि जो आप नंबर ऑफ कार्बन बताएंगे वो कंपाउंड, वो नंबर क्या होगा, वो उसका वर्ड रूट डिसाइड करता है। जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये 10th में आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, तो उसी से पता लगता है। अगर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगाते चेन ब्रेक हो गया, अब ये 2 पार्ट में हो गया, तो अब आप क्या कहेंगे, इतने कार्बन है, तो आप बोलेंगे 2 कार्बन है इसमें, क्यों, ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन यहां पे तो कोई एलिमेंट नहीं, खाली कार्बन है। यहां पे कितने कार्बन आ गए, तो यहां पे 5 कार्बन पहले से थे, 1 कार्बन और भी आपने अटैच कर दिए, तो टोटल चेन में कितने, 6 कार्बन हो गए। तो अब ये कंपाउंड क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। कंपाउंड गलत था कि सही था, जो कंपाउंड ये था 1-मिथाइल पेंटेन, ये गलत था। 1-मिथाइल पेंटेन का मतलब ये जो मिथाइल था, नोमेनक्लेचर तो बता रहा था कि 1 पे ब्रांचिंग है, जिसको साइड चेन आगे हम लोग कहेंगे। तो अब ये पता लग रहा है कि नहीं, 1 पोजीशन पे साइड चेन हो ही नहीं सकती है। साइड चेन किसको कहते हैं, तो जैसे ये चेन जा रही है, ये अगर जब साइड में कोई कार्बन लगा होता है, इसी को साइड चेन कहा जाता है। तो ये जो साइड चेन है कभी 1 पोजीशन पे नहीं आता है। अगर 1 पोजीशन पर एक साइड चेन आपने अटैच कर दिया, मिथाइल अटैच कर दिया, तो इसको साइड चेन नहीं कहेंगे, बल्कि ये चेन में ही इंक्लूड हो जाता है। फिर देखिए दूसरा कंपाउंड नोट करिए, ये लिखा है कि 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन, 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन, 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन मतलब 1 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लगा दिया, इसी पर ही। एक मिथाइल ये था, एक मिथाइल ये लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब क्या हो गया,
2 बार मिथाइल था। अब इसके पहले हम लोगों ने कहा था अगर एक मिथाइल है तब तो उसको चेन में इंक्लूड कर लेंगे, अगर 2 मिथाइल एक फर्स्ट पोजीशन पर लगाया है तब क्या करेंगे, उसमें से एक कार्बन चेन में आ जाएगा और एक आपका साइड चेन हो जाता है। और अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग क्या करते, तो देखिए 6 कार्बन हो गया और इधर से जिधर से ब्रांचिंग नियरेस्ट आ रही वहां से नंबरिंग हमने कर दिया, तो ये अब ये 1 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ब्रांचिंग हो रही वो सेकंड पोजीशन पर आ रही, तो अब नॉमेनक्लेचर हमारा क्या हो गया, 2 मिथाइल हेक्सेन। फिर देखिए इसी का जो थर्ड कंपाउंड है 111 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये क्या हो गया 111 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 1 पे ही अगर 3 बार हमने मिथाइल लगा दिया ये, अब क्या हो जाएगा, अब एक कार्बन तो चेन में आ गया, बाकी के 2 साइड चेन हो गए। और अब जब नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब 2 पोजीशन पर 2 बार मिथाइल आ रहा है, तो अब ये नॉमेनक्लेचर क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अब एक चीज हमको यहां पे नहीं पता लग रही है, वो क्या पता लग रही है, अच्छे से सुनिए तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या लगता है कि कंपाउंड सारे आप बैठ करके रटते हैं, और कंपाउंड रटना नहीं है, कंपाउंड को रटना नहीं है इसमें। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं। एक क्वेश्चन आप ये देखिए इसी शीट में है, या पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। जितने भी हम आपसे कार्बन कहते हैं, जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स 1 2 3 4 ऐसे कार्बन हो जाएगा। हमने जैसे कहा पेंट, तो आप 5 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद जिस कार्बन की वैलेंसी क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम या ज्यादा है उतना अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो जैसे इस वाले कार्बन की वैलेंसी अभी देखिए, जितने बॉन्ड हैं उसको एक वैलेंसी काउंट करते हैं। तो अभी इससे एक बॉन्ड अटैच है, मतलब इसकी एक वैलेंसी है, तो 3 वैलेंसी कम पड़ रही है, 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपने कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया CH3। इस वाले कार्बन से देखिए 2 बॉन्ड लगे हैं, तो 2 वैलेंसी हो गई, 2 कम पड़ रही है तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए इससे, तो ये आपने कर दिया HH। फिर इससे 2 हो जाएगा HH, इससे भी 2 हो गया HH, और इससे 3 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, ये हो गया CH3 CH2 CH2, फिर ये हो गया CH2, और ये लास्ट वाला हो गया CH3। तो आप देखिए जरा, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन का फॉर्मूला CH3 होता है। अब जो आपका फ्रेंड होगा उससे आप पूछिए कोई कंपाउंड, तो उसको लगेगा यार कैसे तुमको इतना आने लगा। इसमें करने क्या, एकदम सिंपल तो है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है किसी भी एल्केन में। उसके बाद के जितने भी कार्बन हैं उनका फॉर्मूला CH2 हो जाता है। तो अगर ये बात समझ में आती है तो अब सुनिए जरा हम क्या बोलते हैं आपसे, देखिए और ध्यान से सुनिए कि हमने कितनी बार CH2 बोला है। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दें हेक्सेन, हेक्सेन में टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो अगर हम आपसे कहें कि हेक्सेन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखना नहीं बोलना है, तो कैसे करें। जब टोटल 6 कार्बन हैं और अभी हमने बताया कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, तो 2 कार्बन आप इसके लिए निकाल दीजिए, फर्स्ट और लास्ट के लिए निकाल दीजिए, CH3 के लिए निकाल दीजिए, तो बाकी कितने 4 कार्बन बच रहे हैं। तो 4 बार आप बीच में CH2 लगा दीजिए, तो देखिए फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। मैंने स्टार्ट किया CH3, उसका 4 बार CH2 बोला, CH2 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 4 हो गया, और फिर लास्ट में फिर हमने कहा CH3। पेंटेन का फॉर्मूला बोलिए, पेंटेन टोटल हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 में से 2 कार्बन तो ऐसे निकाल दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन का फॉर्मूला CH3 हो गया, वो निकाल दीजिए, तो कितना बचा, 3 बचा। तो देखिए क्या हो गया, CH3 CH2 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 CH3। अब जिसको नहीं पता है ये आप प्रैक्टिस करिएगा, किसी फ्रेंड के साथ में, किसी के साथ में प्रैक्टिस करिए, तो उसको लगेगा कि कैसे इतना तुमको याद हो गया। इसमें याद कहां करना है, हम कह रहे हैं डिकेन का फॉर्मूला। जब बच्चा
10 से 11th में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पता नहीं होती है, जब कंपाउंड देखेगा यहाँ से वहाँ तक कंपाउंड, उसको लगता है इतना बड़ा कंपाउंड कैसे पढ़ेंगे हम, कहाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है। डिकेन का मतलब 10 कार्बन्स, 10 कार्बन का मतलब कितनी बार CH2 आएगा, 8 टाइम्स CH2 आएगा। कैसे? क्योंकि 10 में से जितने भी कार्बन थे उसमें से 2 कार्बन आप निकाल दीजिए, किसके लिए, CH3 के लिए, तो बाकी जो बच रहे हैं 8 कार्बन वो CH2 हो जाएगा। तो अब तो बना लेंगे। जैसे मैंने कहा ब्यूटेन का फॉर्मूला बताइए, ब्यूटेन कितनी बार CH2 आएगा, 2 बार CH2 आएगा। ब्यूटेन हमने क्या कर दिया, CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। एक क्वेश्चन ये देखिए इसी असाइनमेंट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो आप वहां से देखिएगा। इन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th वाले बच्चे इसको एफर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको पता रहता है। और इस शीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कंपटीशन के ही क्वेश्चंस हैं, या बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, या पहले जेईई नीट के क्वेश्चंस हैं, वो हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के इसमें डाल दिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड हैज द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। अभी तक देखिए 10th वाले बच्चे को क्या पता लगता है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन आपने लर्न किया होगा ना, CnH2n+2 एल्केन होता है, फिर 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो CnH2n एल्कीन हो जाता है, उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो CnH2n-2, ये किसका, अल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है। इसी पे देखिए क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड हैज द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और ऑप्शन दिया अल्काइन, तो ठीक है अल्काइन का तो होता ही है ये फॉर्मूला। दूसरा ऑप्शन दिया अल्काडाइइन्स, ये क्या होता है, अल्काडाइइन्स, अगर कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको डाइईन कहा जाता है। अगर कंपाउंड में 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए, जब भी आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आते हैं तो देखिए हाइड्रोजन पे क्या फर्क पड़ता है, जैसे एल्केन से एल्कीन पे आए तो 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ता है ना, किसी भी एल्केन से 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन से 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो अल्काइन बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब डाइईन कह रहे हैं, जो सेकंड ऑप्शन हम लोग का है डाइईन, डाइईन में तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जब 4 हाइड्रोजन कम हो गया एल्केन से तो वो भी तो अल्काइन का फॉर्मूला फिलफिल हो गया। इसका मतलब कि ये अभी तक जो आप खाली अल्काइन जानते थे, तो अब इसको लर्न कीजिएगा, CnH2n-2 इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, एंड दूसरा क्या मिला, अल्काडाइईन, इसका भी फॉर्मूला होता है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है साइक्लोएल्कीन्स, ये क्या होता है, साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन दोनों अलग होता है ना, जब किसी एल्केन को ऐसे क्लोज कर दें तो इसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन। और इसी में अगर पहले तो ये लर्न कर लीजिएगा कि साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन्स आर आइसोमर्स, इसको नोट करके लर्न करिए, साइक्लोएल्केन्स एंड एल्कीन्स आर आइसोमर्स। और इन्होंने जो हमको ऑप्शन दिया है वो साइक्लोएल्कीन का ऑप्शन दिया, मतलब एक डबल बॉन्ड भी लगा दें। तो जब एक डबल बॉन्ड लगा देंगे आप, जैसे ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड लगाते 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। तो पहले देखिए, पहले जब ये एल्केन था, सपोजिंग हम इसी को ले लेते हैं, CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपेन था। प्रोपेन को अगर हम साइक्लोप्रोपेन कर दें तो इन दोनों को अटैच करना पड़ेगा, जब अटैच करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन हट जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन हट गया, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो जब यहां से यहां आएंगे तो 2 हाइड्रोजन हटा, और फिर एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया इन्होंने तो 2 हाइड्रोजन और हट गया, जब 2 हाइड्रोजन और हटा तो फिर इसी फॉर्मूले पे आ गए। तो अब नई चीज इंटरेस्टिंग क्या मिल रही है कि CnH2n-2 इज द फॉर्मूला ऑफ, पहला कंपाउंड था अल्काइन, दूसरा कंपाउंड हो गया अल्काडाइइन्स, तीसरा कंपाउंड हो गया साइक्लोएल्कीन्स, और फिर चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो अब नई चीज आपको क्या पता लगी है, हाँ एक काम और भी करिए, आपको अगर 11th के साथ में ही आप जेईई नीट की भी तैयारी कर रहे हैं,
थ्योरी उतनी नहीं पढ़नी है, थ्योरी के लिए आप मेरे पर 100% डिपेंड हो जाइएगा। ये सब रिसर्च करना मेरा काम है, आपका काम है आप बस क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ज्यादा पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, ज्यादा क्वेश्चन लगा के सिलेक्शन होता है। क्योंकि देखिए किसी बुक में इस तरह की थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। हर एक बुक में क्या मिलेगा आपको कि CnH2n-2 किसका फॉर्मूला है, तो कोई बुक उठा के देख लीजिए, सारी बुक में आपको क्या पता रहेगा कि ये तो अल्काइन का फॉर्मूला है भाई, और फिर वही रट लेते हैं। जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो पता लगेगा कि नहीं ये कंपाउंड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अल्काइन तो सबको पता था, इस क्वेश्चन को लगाया तो आपको पता लगा कि ये किसका किसका, ये अल्काइन हो गया, फिर दूसरा जो ऑप्शन था अल्काडाइइन हो गया, और साइक्लो एल्कीन, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके फिर ये हम लोग वीडियो आज खत्म करते हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सेकेंडरी कार्बन्स ओनली इज स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सेकेंडरी कार्बन्स ओनली। अब देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि कोई भी कार्बन, when a carbon atom is directly attached to one carbon, when a carbon atom directly attached to one carbon or no carbon, जैसे ये है किसी से नहीं अटैच है, तो इन दोनों कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। समझ आ रहा है, एकदम सिंपल है। when a carbon is directly attached to one carbon or no carbon it is called primary carbon। मतलब जैसे खाली एक कार्बन लिखा है तो इसको जब फुलफिल करेंगे तो ये मीथेन हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन। क्यों, क्योंकि ये और किसी कार्बन से नहीं है, हाइड्रोजन नहीं देखते और कोई एटम नहीं देखते, खाली कार्बन देखा जाता है। व्हेन अ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन और नो कार्बन दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। फिर दूसरा आ जाइए, इफ अ कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू टू कार्बन, यही वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, तब इसको सेकेंडरी बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। और फिर अगर इसी की जगह पर आपने इसी को 3 कार्बन से अटैच कर दिया तो इसको हम लोग टर्शरी बोलेंगे। तो अब एक नई चीज और अपने कॉपी में नोट कर लिए, डेफिनेशन बना लीजिए, किसी बुक में डेफिनेशन नहीं मिलेगी, एकदम सिंपल से डेफिनेशन। व्हेन अ कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन, डायरेक्टली टर्म है, व्हेन अ कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन और नो कार्बन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 कार्बन इट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। अब समझ आएगा कि 3 तरह के कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन। कॉपी में लिखिए और जरा बताइए, मैंने लिखा प्रोपेन, तो फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 CH2 CH3। जो किनारे वाला कार्बन है ये लिखा आपने CH3 CH2 CH3। ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है ये तो अंदर एक कार्बन से अटैच है, ये भी एक कार्बन से अटैच है, मतलब ये वाला कार्बन कैसा हो गया, ये प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। ये वाला कार्बन प्राइमरी हो गया। जो बीच वाला कार्बन है ये तो 2 कार्बन से अटैच है ना, इससे भी अटैच इससे भी अटैच है, तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसका मतलब कि जितने भी एल्केन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मीथेन में तो एक ही कार्बन आ रहा है तो वो तो प्राइमरी रहेगा। मीथेन को छोड़ करके बाकी जितने एल्केन्स हैं उनमें से जो किनारे वाले कार्बन्स हैं, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, उनकी डिग्री क्या होगी, प्राइमरी। और बीच के जितने भी कार्बन है जिसका फॉर्मूला CH2 आता है। अब तो एल्केन आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत किसी भी एल्केन का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बोल के आप बता सकते हैं। कैसे, जितने भी कार्बन है टोटल उसमें से 2 कार्बन हटा दीजिए, पहला और आखिरी कार्बन CH3 होता है, बाकी जितना भी नंबर बच रहा उतनी बार CH2 बोल दीजिए। भाई हमने कहा हेक्सेन का फॉर्मूला बोलिए, तो हेक्सेन का फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखिए CH3 फिर कितनी बार, 4 बार CH2 बोलेंगे, CH2 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 4 बार। उसको भी पेयर में बोल रहे हैं तो बोलने में आसानी हो रही है। मैंने हेक्सेन ऐसे बोला CH3 CH2 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 फिर लास्ट से फिर धीरे से CH3। जिसको नहीं समझ आ रहा उसको लग रहा है यार तुमको कितना आता, अरे इसमें आना क्या, एकदम सिंपल से तो फिनोमेना है। हमको ऑक्टेन बोलना है, तो ऑक्टेन हमने कैसे बोला, कितनी बार आएगा, 6 बार CH2 बोलेंगे। अब जितने भी एल्केन हैं, आंसर बोलिएगा, जितने भी एल्केन्स हैं, how many types of carbons are present in any alkane? क्या आंसर हो जाएगा, how many types of carbon atoms are present in alkanes? तो आंसर आएगा 2 types of carbon। हाँ, अगर उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ऐसे सीधे अभी अगले टॉपिक पे हम लोग, जब अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे नॉर्मल कंपाउंड, आइसो कंपाउंड एंड नियो कंपाउंड। 10th में
थोड़ा बहुत हो सकता है आपको पता होगा, जब ब्रांचिंग नहीं होती तो इसको नॉर्मल कंपाउंड कहते हैं। हम किसी कोई नाम नहीं ले रहे हैं, तो रिमेंबर दिस कंपाउंड इज सपोज टू बी नॉर्मल कंपाउंड। अगर आइसो या नियो होगा तो हम कहेंगे उसको, मैंने खाली कहा पेंटेन, मतलब कि कोई ब्रांचिंग नहीं है, जबकि पेंटेन की कितने 3 आइसोमर्स होते हैं, नॉ पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। लेकिन हमने अगर कुछ नहीं कहा तो इसको हम पेंटेन ही केवल मान के चलेंगे। तो आप जरा देखिए ये पॉइंट समझ आ रहा है। हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि पेंटेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट, तो आंसर आएगा 2 टाइप्स ऑफ कार्बन। कैसे पता लगा कि जो किनारे वाले कार्बन है उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, प्राइमरी हो गई ना। कोई भी एल्केन ले लिया हमने, प्रोपेन ही खाली ले लिया, तो ये देखिए CH3 CH2 CH3, ये दोनों जो कार्बन हैं ये तो अंदर केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों प्राइमरी हो गया, और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री हो गया। ये इतना समझ आ रहा है। तो इन्होंने हमसे ये कहा था क्वेश्चन में, द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सेकेंडरी कार्बन्स ओनली। सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 चीजें आपको बतानी है, एक तो ये बताना है कि जिसमें खाली सेकेंडरी कार्बन हो, और दूसरा स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया था प्रोपेन। प्रोपेन में कितने हो गए सेकेंडरी, एक ही कार्बन होगा ना, सेकेंडरी बताना है। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सेकेंडरी कार्बन ओनली, प्रोपेन नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जा रहा है। इन्होंने हमसे कहा है कि स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सेकेंडरी कार्बन ओनली, खाली सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, तो प्रोपेन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोपेन में दोनों तरह के कार्बन आ रहे हैं, प्राइमरी भी आ रहा है और सेकेंडरी भी आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कौन सा कंपाउंड है, 4 कार्बन को ऐसे साइकिल में कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 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 एंड CH2। तो ये तो ठीक है, ये कार्बन कितने से, 2 से अटैच है ना, ये वाला कार्बन एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, तो सेकेंडरी तो है। ये चारों कार्बन सेकेंडरी हैं, लेकिन टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। तीसरा ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये हो जाएगा ना, ये हो गया CH2 CH2 CH2। तो सेकेंडरी तो है सारे कार्बन, लेकिन कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो इसका मतलब कि साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है इनका साइक्लोप्रोपेनॉल। साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, ये क्या हो गया। अब इसी में हमने क्या कर दिया, ये साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोप्रोपेन में से यही है ना साइक्लोप्रोपेनॉल, इसी की जगह पर हमने एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर OH लगा दिया, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनॉल। अब जरा देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन को देख ले, लेकिन ये तो क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया। इन्होंने कहा था स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन है नहीं, ये तो अल्कोहल हो गया ना, तो इसको हटा दीजिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग हर टर्न पे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, और यहां पर खाली सुनने के लिए मत बैठिएगा, कॉपी लीजिए, सिस्टमेटिक उसके नोट्स बनाइए। और ये क्वेश्चंस आप जब कोई चीज क्वेश्चन लिखते रहेंगे ना, जब हर टर्न पे हम लोग हर वीडियो में 3-3 क्वेश्चन करेंगे, तो आप जानते हैं कि डेली काम ये करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर 100 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ये काम हम लोग कंटिन्यूअस करते रहेंगे। अब इसको देख लीजिएगा, तो हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जो डेली असाइनमेंट उठाइए, और उसमें देखिए जो हम लोगों ने आज स्टडी किया, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया। एक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टडी का, वाइटल फोर्स थ्योरी स्टडी किया, और फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, उसके अंदर पहला टॉपिक स्टडी किया वैलेंसी। अब अगले टर्न से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड से शुरू करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, तो अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।